थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, लोकतंत्र एक ऐसी विचारधारा है जो हर समय प्रासंगिक रही है। जितनी भी शासन प्रणालियां आई हैं, जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं अवतरित हुई हैं, मूर्त रूप प्राप्त किए हैं, उसमें लोकतंत्र अपने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा है। देश काल परिस्थिति के अनुसार एक मानव के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास इसी लोकतंत्र के अंतर्गत संदर्भित हुआ है। तो मित्रों, लोकतंत्र को हम दो स्वरूपों में देखते हैं। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हमें समझना है। लोकतंत्र को हम दो स्वरूपों में समझते हैं, एक मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में, दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में। मित्रों, हम लोग बचपन से मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में ही पढ़ते चले आए हैं। जब भी हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, हमेशा उसे एक शासन प्रणाली के रूप में हम लोगों ने देखा है। और आप देखते हो, बचपन से यह पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र जनता का तंत्र है, जनता द्वारा शासन है, जनता के लिए शासन है। मेरे कहने का मतलब, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता जनता के पास होती है। हम लोग बचपन से याद करते चले आए, बचपन से उन चीज़ों को समझते चले आए और वह आज तक हम सभी के मानस पटल पर अमिट रूप में अंकित है। लेकिन मित्रों, इसकी एक नई परिभाषा हम आपको सिखाएंगे कि लोकतंत्र दो स्वरूपों में हमको दिखाई देता है, या लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र की जो संकल्पना है, वो दो रूपों में दिखाई देती है। एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा जीवन जीने की कला के उसमें, दूसरा है मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। तो पहला आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के रूप में, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस, शासन की प्रणाली के रूप में। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, हमेशा इस चीज को देखना है। कहने का मतलब हो गया कि हम लोग जब भी लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे, जब भी लोकतंत्र हमारे सामने होगा, हम उसको दो स्वरूपों में परिभाषित करते हैं। एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, जीवन जीने की कला के रूप में, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस, शासन प्रणाली के रूप में, शासन प्रणाली के रूप में। कहने का मतलब है, एक होता है जीवन जीने की कला के रूप में, दूसरा होता है शासन प्रणाली के रूप में। मित्रों, आपके सामने लोकतंत्र बिल्कुल अंकित है। लोकतंत्र को हम दो रूपों में सीखेंगे, एक जीवन जीने की कला के रूप में सीखेंगे, दूसरा शासन प्रणाली के रूप में सीखेंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा, जीवन जीने की कला के रूप में हम लोकतंत्र को इस तरह परिभाषित करते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में जीवन जीने की एक कला है, क्योंकि जीवन के जिस क्षेत्र में हम निर्णय सर्वसम्मति से लेते हैं, हम निर्णय बहुमत से लेते हैं, वहाँ पर हमें लोकतंत्र मिलता है। जैसे मित्रों, जब हम लोग परिवार के बीच में बैठ करके किसी विषय पर निर्णय लेते हैं और वह निर्णय या तो सर्वसम्मति पर आधारित हो या बहुमत पर आधारित हो, तब हम ऐसे निर्णय को लोकतांत्रिक निर्णय मानते हैं। यहाँ पर जो लोकतंत्र हमें दिखाई देता है, उसे हम पारिवारिक लोकतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए, फैमिली में 5, 6 या 10 की संख्या में हम लोग बैठे हैं, किसी भी विचार पर निष्कर्ष निकालना है। ये निष्कर्ष दो तरह से हो जाते हैं, या तो हम अपनी ही बात पूरी तरह से सभी मेंबर के ऊपर थोप देते हैं, तो वह डिक्टेटरशिप मानी जाती है, या फिर हम उस पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे अपनाते हैं? सारे मेंबर की राय लेते हैं, सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करते हैं। अगर सर्वसम्मति बन गई, सो फार एंड सो गुड।
अगर सर्वसम्मति नहीं बनी तब हम उस पर वोटिंग करा लेते हैं, हाथ उठवा लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, बहुमत का प्रयोग करते हैं। कहने के मतलब हो गया, जीवन के जिस क्षेत्र में निर्णय या तो सर्वसम्मति से हो या बहुमत से हो, वहां लोकतंत्र निश्चित रूप से मिलता है। जब भी कभी हम परिवार के संदर्भ में सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तो पारिवारिक लोकतंत्र होता है। जब भी कभी हम समाज के संदर्भ में सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र आता है। जब भी कभी हम राजनीतिक क्षेत्र में सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तो वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र मिलता है। जब भी कभी हम आर्थिक क्षेत्र में सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेते हैं तो वहां आर्थिक लोकतंत्र मिलता है। मित्रों, इस तरह से पारिवारिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के कई स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उस पर मित्रों जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरी बात में दो शब्द बार बार आ रहे हैं कि जब निर्णय या तो सर्वसम्मति से हो या बहुमत से हो। मित्रों ध्यान रखना, आप किसी भी निर्णय को लोकतांत्रिक तभी मान सकते हैं जब वहां या तो सर्वसम्मति हो जाए या वहां पर बहुमत का प्रयोग हो। ध्यान रखिएगा, या तो बहुमत का प्रयोग होगा या सर्वसम्मति का प्रयोग होगा, तभी वहां पर डेमोक्रेसी हमें दिखाई देगी। तो मित्रों, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उपकरण हैं। ध्यान रखिएगा, निर्णय लेने के उपकरण हैं। तो जब भी कभी हम लोग जीवन जीने की कला के रूप में लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं, हम कहते हैं लोकतंत्र जीवन जीने की कला है जिसमें निर्णय या तो सर्वसम्मति रूपी उपकरण से किया जाता है या बहुमत रूपी उपकरण से लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई तीसरा बिंदु नहीं है मित्रों। जब हम सर्वसम्मति का प्रयोग नहीं करते, जब हम बहुमत का प्रयोग नहीं करते, अपने आप सीधे अटैक करके डिसीजन ले लेते हैं, सारा का सारा पूरा डिसीजन अपने ऊपर ले लेते हैं, तब वहां पर लोकतंत्र नहीं मिलता। लोकतंत्र तभी मिलता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में तभी मिलता है जब हम निर्णय या तो सर्वसम्मति से लेते हैं या बहुमत से लेते हैं। अगर निर्णय सर्वसम्मति से हो जाए मित्रों तो यह सबसे बेहतर लोकतांत्रिक प्रकृति होती है। अगर सर्वसम्मति न बन पाए तो कम से कम बहुमत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्वसम्मति और बहुमत दोनों का प्रयोग हम करते हैं कि निर्णय या तो सर्वसम्मति से लेते हैं या बहुमत से लेते हैं। ये दो उपकरण हैं मित्रों, जहां भी अप्लाई करोगे वहीं डेमोक्रेसी हमें मिलेगी। दूसरा आता है शासन प्रणाली के रूप में। आप देखते हो, बचपन से पढ़ते चले आए हो कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। आम जनता उसका प्रयोग चुनाव के माध्यम से करती है। चुनाव के माध्यम से वह जहां एक तरफ कानून निर्माण में सहभागी बन जाती है, वहीं दूसरी तरफ कानून के क्रियान्वयन में सहभागी बन जाती है। अर्थात जब हम लोग शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता किनके पास होती है? वास्तविक सत्ता जनता के पास होती है। और जनता उसका प्रयोग किसके माध्यम से करती है? चुनाव के माध्यम से करती है, वोटिंग के माध्यम से करती है। और वोटिंग करके वो किसमें भूमिका अदा करती है? दो जगह भूमिका अदा करती है। एक तो वह शासन में सहभागी बन जाती है, दूसरा वह प्रशासन में सहभागी बन जाती है। कहने का मतलब एक तरफ वह कानून निर्माण में सहभागी बन जाती है, दूसरी तरफ वह कानून के लागू करने में सहभागी बन जाती है। इस तरह से आम जनमानस जो वास्तविक सत्ता को धारण करता है वह उस शक्ति का प्रयोग या तो वोटिंग वह उस शक्ति का प्रयोग वोटिंग के माध्यम से करता है और उसके द्वारा वह शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, एक तो लोकतंत्र जीवन जीने की कला है जिसमें निर्णय हम सर्वसम्मति और बहुमत से लेते हैं।
अर्थात जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिया जाता है तो वहां लोकतंत्र मिलता है। और दूसरा, शासन की प्रणाली के रूप में जब हम उसमें शासन की प्रणाली के रूप में देखते हैं तो मित्रों सारा का सारा पावर का केंद्र बिंदु जनता हो जाती है। हम कहते हैं लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है। आम जनता उसका प्रयोग चुनाव के माध्यम से करती है और शासन एवं प्रशासन में सहभागी बन जाती है। तो इस तरह से मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र को दो तरह से परिभाषित करना है, एक जीवन जीने की कला के रूप में, दूसरा शासन प्रणाली के रूप में। ठीक है मित्रों, हमें पूरा विश्वास है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक चीज मित्रों और है, अगर मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ ले या मे बी इंटरव्यू में पूछ ले कि चलो भाई शासन की प्रणाली तो हम समझ गए, बचपन से पढ़ते चले आए कि लोकतंत्र ऐसी विचारधारा है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है, आम जनता उसका प्रयोग चुनाव के माध्यम से करती है, निर्वाचन के माध्यम या वोटिंग के माध्यम से करती है और इस प्रकार वह कानून के निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागी बनती है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए। लेकिन जीवन जीने की कला एक नई परिभाषा है कि भाई ये आर्ट ऑफ लिविंग कैसे है, तब उसमें सिद्ध करने के लिए आप कहते हो कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम दो उपकरण का प्रयोग कर देते हैं, सर्वसम्मति या बहुमत का प्रयोग कर देते हैं, तब वहीं हमको लोकतंत्र मिलता है। अगर मित्रों यहाँ प्रश्न उठा दे, कोई भी इंटरव्यू में एक्सपर्ट आपसे पूछ ले कि बेटा ठीक है सर्वसम्मति या बहुमत से आप निर्णय ले रहे हो और तमाम तरह से सामाजिक क्षेत्र में लेते हो तो सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक क्षेत्र में लेते हो राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में लेते हो तो आर्थिक लोकतंत्र, सब सही है, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल आपके पास है? ध्यान रखना मित्रों, इंटरव्यू में प्राय एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देता है और जो उसमें डीपीएस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, नीति निदेशक तत्व है, वह हमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र देता है। इस तरह से हमारा जो संविधान है आम नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के लोकतंत्र सुलभ कराता है। इस तरह से हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवन जीने की कला के रूप में मौजूद है। तो मित्रों वहाँ आप बढ़िया से एग्जाम्पल भी दे देंगे, तुरंत बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब हम लोग थोड़ी एक दूसरी परिभाषा देखेंगे। अभी तक हमने परिभाषा देखा जीवन जीने की कला के रूप में, शासन की प्रणाली के रूप में। अब हम इसको थोड़ा सा शाब्दिक परिभाषा देखेंगे, अर्थात इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या है, हमें उधर चलना है। मित्रों जैसा कि आप जानते हो जो लोकतंत्र है उसका अंग्रेजी पर्यायवाची क्या है? डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी यह दो शब्दों से मिलकर बनी है। अगर आप इसको तोड़ेंगे, एक है डेमोस, दूसरा है क्रेसिया। यहां मित्रों आप ध्यान से समझ रहे होंगे, एक है डेमोक्रेसी, दूसरा, इसको डेमोक्रेसी को हमने तोड़ा, इसमें डेमोस आ गया, क्रेसिया आ गया। डेमोस का अर्थ होता है पब्लिक, और पब्लिक का मतलब हो गया जनता, और क्रेसिया का मतलब हो गया पावर। क्रेसिया का मतलब हो गया पावर। पावर का मतलब हो गई शक्ति, या इसी को सत्ता भी आप कहते हो। तो ये किसकी सत्ता हो गई? पब्लिक का पावर हो गया, क्योंकि प्लस है। आप देख रहे डेमोस प्लस क्रेसिया है, अर्थात डेमोस और क्रेसिया दोनों मिल करके डेमोक्रेसी बनाए हैं। इसलिए दो वर्ड हैं, एक डेमोस है, एक क्रेसिया है। डेमोस मीन्स होता है पब्लिक, जिसका मतलब जनता। क्रेसिया मीन्स पावर, जिसका मतलब शक्ति। तो किसकी शक्ति? पब्लिक का पावर, जनता की शक्ति। कहने का मतलब जनमत की शक्ति, ठीक है, या आप कह सकते हैं जनमत की शक्ति। तो इस तरह से मित्रों
हम देखते हैं एक परिभाषा आपसे पूछ लेता है डेमोक्रेसी। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस, दूसरा है क्रेसिया। तो डेमोस मीन्स होता है पब्लिक, क्रेसिया मीन्स होता है पावर। पब्लिक की पावर, जनता की शक्ति या लोकमत की शक्ति या लोक शक्ति। इस तरह से हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आम जनता की शक्ति की चर्चा की जाती है, जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है और आम जनता उस पावर का प्रयोग वोटिंग के माध्यम से करती है, चुनाव के माध्यम से करती है और इस प्रकार वह शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। तो इस तरह से मित्रों आपने डेमोक्रेसी की परिभाषा सीखा। ये दूसरी परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा मैंने क्या सिखाया? हमने कहा उसमें आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। पहले क्रम में मैंने सिखाया कि लोकतंत्र जीवन जीने की कला है, फिर लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली है। मैंने दोनों सिखा दिया। अब उसके आगे शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर परिभाषा में सिखा रहा हूं कि डेमोक्रेसी के दो शब्द से मिलकर बना है, एक डेमोस है, दूसरा क्रेसिया है। डेमोस एंड क्रेसिया, ध्यान रखना मित्रों, यह बिल्कुल ग्रीक भाषा का वर्ड है। डेमोस मीन्स होता है पब्लिक, क्रेसिया मीन्स होता है पावर, जनता की शक्ति, जनमत की शक्ति, लोकमत की शक्ति। एक ऐसी विचारधारा, डेमोक्रेसी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वास्तविक शक्ति आम जनता के हाथों में होती है। आम जनता उसका प्रयोग वोटिंग के माध्यम से करती है। इस प्रकार शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। तो इस तरह से मित्रों आपने डेमोक्रेसी की यह भी परिभाषा सीख लिया। अब उसके बाद डेमोक्रेसी की एक तीसरी परिभाषा होती है। आप यहां देखेंगे, इसमें पॉइंट आपके सामने मौजूद है, ठीक है? तो इसमें जो है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसके बाद, ताकि ये सारे फैक्ट आपके पास मौजूद हों, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया है या लोकतंत्र आदर्श मूल्यों का संकलन है, इसमें अधोलिखित में से कौन आदर्श मूल्य नहीं है? तो मित्रों लिस्ट आपके सामने मौजूद है। अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें एक परिभाषा बनती है, डेमोक्रेसी क्या है? कहते हैं आदर्श मूल्यों का समूह है। लोकतंत्र आदर्श मूल्यों का समूह है। अब मित्रों प्रश्न आता है कि भगवान ये आदर्श मूल्य कौन है? आदर्श मूल्य मित्रों आपको हमेशा याद रखना है, सबसे बड़ा आदर्श मूल्य स्वतंत्रता है लोकतंत्र का। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र के आदर्श मूल्य कौन है, तुरंत उंगलियों पर काउंट करेंगे आप कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, विधिक समानता, या आप कह सकते हैं विधि परक शासन, संवैधानिक शासन, सीमित शासन, उत्तरदायी शासन, जो भी आप रखें। और उसके बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, व्यक्ति के विवेक में विश्वास, ये जितनी भी हैं सब के सब लोकतंत्र के आदर्श मूल्य हैं। मित्रों जब भी कभी लोकतंत्र की चर्चा होगी वहां आप हमेशा ध्यान रखिएगा सीमित शासन की चर्चा होती है, क्योंकि लोकतंत्र स्वतंत्रता देता है, स्वच्छंदता नहीं देता। मित्रों ध्यान रखना, स्वतंत्रता एक अलग है, स्वच्छंदता एक अलग है। इंसान तो स्वतंत्र होता है लेकिन पशु स्वच्छंद होते हैं। ऐसी दशा में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा लोकतंत्र है वह आदर्श मूल्यों का समूह है, और वे आदर्श मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, विधिक शासन, विवेक में विश्वास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान। तो ये सारे मूल्य क्या हैं? सब के सब आदर्श मूल्य हैं। इन्हीं आदर्श मूल्यों का संकलन है। अगर इन आदर्श मूल्यों में मित्रों सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आदर्श अगर पूछा जाए कि बताएं लोकतंत्र का वह सबसे बड़ा आदर्श कौन है जो उसके पूरे संकल्पना को चरितार्थ कर देता है, उसको प्रस्तुत कर देता है, तो ध्यान रखिएगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण स्वतंत्रता माना जाता है। मित्रों
स्वतंत्रता लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। लेकिन अगर कभी स्वतंत्रता और समानता दोनों में प्रश्न बने कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, मित्रों ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं है जब तक समानता न मौजूद हो। इसका मतलब है स्वतंत्रता को लाने के लिए हमें समानता लाना पहले आवश्यक है, समानता की पहली आवश्यकता है। हम समानता को पहले लाएंगे तभी स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो इसको मित्रों हम चैप्टर में आगे आपको समझाएंगे, स्वतंत्रता और समानता के चैप्टर में। लेकिन कभी अगर कॉन्सेप्ट बनाना हो, कभी पेपर में कोई प्रश्न पूछे कि समानता पहले आती है कि स्वतंत्रता पहले आती है, आप कहोगे कि मिस्टर पहले समानता आती है उसके बाद स्वतंत्रता आती है, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता कभी संभव नहीं है। जैसे मित्रों पता लगता है आपको विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता मिली हुई है लेकिन आपको समानता नहीं मिली है। पता लगता है आप मंच पर खड़े होते हैं, माइक छीन लिया जाता है, आपको अपमानित करके मंच से उतार दिया जाता है, आपको विचार अभिव्यक्त करने की जो एक स्टेटस है उससे लो स्टेटस पर आपको रखा जाता है। पता लगता है कि विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जेब में रख करके आप घूमते रहिए, लेकिन उसका क्या मायने हैं जब तक कि समानता मौजूद ना हो। तो मित्रों समानता पहले फिर स्वतंत्रता, लेकिन यह कॉन्सेप्ट तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर लोकतंत्र, ध्यान रखना मित्रों, अगर लोकतंत्र के आदर्श की बात हम करेंगे तो लोकतंत्र के आदर्श तो कई हैं, लेकिन उसमें स्वतंत्रता सबसे बड़ा आदर्श माना जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन डेमोक्रेसी होती है। तो इस तरह से मित्रों आपने देखा कि लोकतंत्र आदर्श मूल्यों का समूह होता है। कितने आदर्श होते हैं आपने काउंट किया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, फिर उसके बाद में विधि का शासन, विवेक में विश्वास, सीमित शासन, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, ये सारी की सारी चीजें मित्रों सब पूरी तरह से किसमें आते हैं, आदर्श मूल्य के रूप में आते हैं। अब हम लोग मित्रों दूसरी परिभाषा की तरफ चलेंगे कि ये जो लोकतंत्र है ये वास्तव में है क्या। आप कहते हो लोकतंत्र निर्णय की प्रक्रिया है, कहने का मतलब अब आप सेकंड परिभाषा पर आ गए। फिर ये पहले आपने डिफाइन किया, अब सेकंड आप डिफाइन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। कहते हैं निर्णय की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र निर्णय की प्रक्रिया है। अब निर्णय कैसे होगा लोकतंत्र में, जैसे आपने तो कह दिया निर्णय लेने की प्रक्रिया है, लेकिन निर्णय कैसे होगा। आप देख रहे हो मित्रों इसमें विचार विनिमय की चर्चा है, जन सहभागिता होनी चाहिए, बहुमतता का प्रयोग होना चाहिए, संवैधानिकता होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब जब भी कभी निर्णय की प्रक्रिया की चर्चा हम करते हैं कि लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया है, तब आप इन सारे उपकरण को कभी नहीं भूलेंगे कि बिना इसके लोकतंत्र में कभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो मित्रों जब आप कहते हो कि लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया है तो वो प्रक्रिया है कौन, वो प्रक्रियाएं इस तरह से हैं, विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये सारे बिंदु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब मित्रों हम इधर चलते हैं कि जो लोकतंत्र है वास्तव में सिद्धांतों का समूह है। किसके, निर्णय के सिद्धांतों का समूह है। तो इसमें मित्रों कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि डेमोक्रेसी है, देता है आदर्श मूल्यों का समूह ए, दूसरा देता है निर्णय लेने की प्रक्रिया बी, तीसरा लेता है निर्णय के सिद्धांतों का समूह सी, चौथा डी में देता है उपरोक्त सभी। तो आप उपरोक्त सभी भरते हो, लेकिन कभी कभी पेपर में प्रश्न कर देता है कि लोकतंत्र निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, अधोलिखित में से कौन वह सिद्धांत है जो निर्णय लेने के सिद्धांतों से डिफर है, अलग है, बेमेल है। तो मित्रों अगर आप जानते रहोगे कि निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है तो कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, आप देख रहे हैं प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत,
संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि निर्णय के सिद्धांतों का समूह है। लोकतंत्र क्या है? निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। अब वे सिद्धांत हैं कौन, उस पर आपको गौर करना है मित्रों। वो है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने लोकतंत्र के कई पहलू देखे। पहला जो हमने देखा, ध्यान से समझना, संकल्पना में कि लोकतंत्र आदर्श मूल्यों का समूह है। आदर्श मूल्य इस तरह से हैं, सर्वश्रेष्ठ आदर्श मूल्य स्वतंत्रता है। दूसरा हमने देखा लोकतंत्र निर्णय की प्रक्रिया है। इसमें ये सारे निर्णय के साधन हैं जिनके माध्यम से निर्णय को मूर्त रूप दिया जाता है। तीसरा मैंने देखा लोकतंत्र निर्णय सिद्धांतों का समूह है। निर्णय के सिद्धांत कौन है? आपके सामने है कि प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, लोकप्रिय सरकार का सिद्धांत और प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने लोकतंत्र को बहुत ही अच्छे स्वरूप में क्लेरिफाई किया है। और इसमें हमने शुरू में स्टार्टिंग में आपको पहले सिखाया कि लोकतंत्र को हम दो तरह से परिभाषित करेंगे, एक आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में, दूसरा मेथड ऑफ गवर्नेंस के रूप में। मैंने वहाँ आपको दिखाया था कि आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमारा जो लोकतंत्र है जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसमें हम निर्णय सदैव दो उपकरणों से लेते हैं। या तो सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं या फिर हम बहुमत का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, या तो हम सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं या हम बहुमत का प्रयोग करते हैं, तब हमें लोकतंत्र मिलता है। जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में इन दोनों उपकरणों का प्रयोग कर लो, निश्चित रूप से लोकतंत्र मिलेगा। दूसरी परिभाषा मैंने समझाया था कि डेमोक्रेसी इज मेथड ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी यह शासन की एक प्रणाली है, शासन प्रणाली की विधि है जिसमें वास्तविक सत्ता आम जनता के हाथों में होती है और आम जनता उसका प्रयोग उसमें निर्वाचन के माध्यम से करती है, वोटिंग के माध्यम से करती है, जिसके द्वारा वह शासन और प्रशासन दोनों में सहभागी बन जाती है। तो इसको मैंने आपको समझाया। दूसरी हमने जो संकल्पना स्पष्ट किया था कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र की परिभाषा में मैंने शाब्दिक व्युत्पत्ति आपको समझाया था और आप उसको ध्यान दिए होंगे। तो मैंने बोला था कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी यह दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है डेमोस, दूसरा होता है क्रेसिया। और मैंने आपको समझाया था कि डेमोस और क्रेसिया सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं और डेमोस का अर्थ होता है पब्लिक। क्योंकि इसलिए मित्रों मैं इसको दोबारा भी समझा रहा हूं क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। सीधे कहते हैं डेमोस किस भाषा का शब्द है, तब आपको ग्रीक भाषा का शब्द कहना है। सीधे कहता है डेमोक्रेसी में डेमोस का अर्थ क्या है, इंग्लिश में दिया रहता है पब्लिक, क्रेसिया का इंग्लिश में अर्थ दिया रहता है पावर। तो इस तरह से मित्रों किसका पावर, पब्लिक का पावर, जनता। अगर इसको आप हिंदी में कह लेते हैं तो जनता कहते हैं और यहाँ इसको शक्ति कहते हैं, जनता की सत्ता कहते हैं। तो जनता की शक्ति कहने का मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी संकल्पना है जिसमें वास्तविक शक्ति आम जनता के पास होती है। आम जनता उसका प्रयोग निर्वाचन के माध्यम से करके शासन और प्रशासन दोनों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से मित्रों आपने पूरी तरीके से लोकतंत्र की संकल्पना को समझ लिया। अब हम लोग लोकतंत्र के वास्तविक डिवीजन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र के वास्तविक डिवीजन की तरफ चलते हैं। आपको पता है
कि जो लोकतंत्र होता है इसके दो भाग होते हैं। एक को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, दूसरे को हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसी को हम लोग प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, लोकतंत्र के दो स्वरूप हो गए, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष के दो भाग होते हैं। एक को हम लोग संसदात्मक लोकतंत्र कहते हैं, एक को हम लोग अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, एक संसदात्मक लोकतंत्र हो गया और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो गया। आप देख रहे होंगे एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मित्रों हमेशा ध्यान देना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का वह स्वरूप है जिसमें सीधे जनता कानून निर्माण में सहभागी होती है। सीधे आम जनता से प्रश्न पूछ करके कानून बनाया जाता है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हम सरकार के रूप में आपके सामने बैठे हैं, आपसे पूछकर तुरंत कानून बनाएं, बीच में कोई मीडिएटर ना हो, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का वह स्वरूप है जिसमें आम जनता बिना किसी माध्यम के सीधे कानून के निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागी होती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान रखना मित्रों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, जिसको हम लोग स्विस कहते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी मित्रों सभी कैंटन में नहीं है, केवल 3 कैंटन में है। अर्थात आप वहां देखते हो कैंटन का मतलब जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे जिले होते हैं, ऐसे वहां टापुओं पर बसा हुआ है। छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके स्विट्जरलैंड बना है और उसमें कुल मिलाकर के अब सभी ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ले लिया है। केवल 3 ऐसे कैंटन हैं जहां पर कि अब भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता सीधे कानून के निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागी ना हो, बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून के निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागी बने। जैसे मित्रों हम लोग देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल मतदाता के रूप में होते हैं। जनता आप देखते हो एमपी को चुनती है, ठीक है, या एमएलए को चुनती है, और ये एमपी एमएलए आगे चल करके शासन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आप देख रहे हो जनता ने एमपी को चुना, जनता ने एमएलए को चुना, एमएलए और एमपी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। एमपी केंद्र का शासन चला रहा है, कानून निर्माण में सहभागी है। एमएलए राज्य के विधान मंडल में कानून निर्माण में सहभागी है। लेकिन मित्रों आप देख रहे हो जनता और शासन के बीच में सीधा संबंध नहीं है। जनता और शासन के बीच में एमपी और एमएलए जिनको आप प्रतिनिधि कहते हो, ये प्रतिनिधि लोग बैठे रहते हैं। प्रतिनिधि लोग बैठे रहते हैं। हम जनता का सीधा संपर्क शासन से नहीं हो पाता। जनता एमपी एमएलए को चुन लेती है, वहीं उसके हाथ पैर कट जाते हैं। अर्थात जनता केवल मतदाता बन करके रह जाती है और शासन और प्रशासन तो एमपी और एमएलए चलाते हैं। लेकिन उसी एमपी और एमएलए के माध्यम से हमें भी सहभागी मान लिया जाता है। कहने का मतलब
जनता और शासन के बीच का जो संबंध होता है मित्रों अप्रत्यक्ष होता है, इसीलिए इस लोकतंत्र को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता और शासन दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है। यहाँ किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व का लेन देन का कोई मैटर नहीं होता, तो इसे हम लोग सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। यहाँ पर जनता ने एमपी को चुन लिया, जनता ने एमएलए को चुन लिया, एमपी एमएलए मिलकर शासन को चलाने की प्रक्रिया संचालित करते हैं, अर्थात जनता सीधे शासन में सहभागी नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर जनता अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासक हो जाती है। यहाँ जनता की औकात शासक की होती है, यहाँ जनता की औकात मतदाता की होती है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ गए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ गए। इसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो भाग हैं, जिसको हम संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। और मित्रों ध्यान देना, इसमें कई प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। एक बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, अगर हम ओवरऑल पूरे लेक्चर पर एक गहन दृष्टिक्षेप करें तो एक पॉपुलर प्रश्न होता है कि डेमोक्रेसी कितने शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। उन दोनों के अर्थ पूछ सकते हैं, लैंग्वेज पूछ सकते हैं। दूसरा होता है लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में हो सकते हैं मित्रों, कमेंट पूछ सकता है। तीसरा लोकतंत्र पर आपसे पूछ सकता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया है, निर्णय उसमें आदर्श मूल्यों का समूह है, निर्णय के सिद्धांतों का समूह है, वहां से प्रश्न पूछ सकता है। चौथा आपसे स्वरूप पर प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए सबसे बेहतर लोकतंत्र कौन है। तो मित्रों, जिसमें जनता सीधे सहभागी बन जाए वह सबसे बेहतर लोकतंत्र होता है। इसे हम आदर्श लोकतंत्र कहते हैं मित्रों। ये आइडियल डेमोक्रेसी है, सबसे बेहतर है, लेकिन अप्रत्यक्ष को सबसे व्यवहारिक लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब पूरी दुनिया में आदर्श लोकतंत्र जरूर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन इसे केवल स्विट्जरलैंड ही अपना पाया, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों ने अडॉप्ट किया है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिकता को प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल आदर्श बना रह जाता है। तो अगर मित्रों पेपर में प्रश्न करें कि आदर्श लोकतंत्र कौन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वह कौन सा लोकतंत्र है जिसमें मतदाता स्वयं शासक होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वह कौन सा लोकतंत्र है जिसमें जनता सीधे शासन में सहभागिता करती है बिना किसी माध्यम के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपसे पेपर में पूछेगा कि पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूछ सकता है कौन सा लोकतंत्र है जिसमें जनता केवल मतदाता बनकर रह जाती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे व्यवहारिक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो मित्रों ध्यान रखना, प्रासंगिकता व्यवहारिकता से जोड़कर देखा जाता है, आदर्श से नहीं। तो इसलिए हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानते हैं। इस तरह से मित्रों आज के वीडियो में मैंने लोकतंत्र के सभी संकल्पनाओं को क्लियर किया है, चाहे वह व्युत्पत्ति के आधार पर हो, चाहे वह विचारधारा के आधार पर हो, चाहे वह आप देखते हैं सैद्धांतिक स्वरूप में हो। मैंने सभी पक्षों को क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय लोकतंत्र और उसके सभी पक्षों जैसे लोकतांत्रिक व्यक्तित्व, लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक राज्य, इन सारे बिंदुओं को आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जहां भी दिक्कत होगी मित्रों आप मैसेज करिएगा, निश्चित रूप से उसे हम क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोगों को भरपूर शुभकामना और धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।